सबको सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के इस स्वास्थ्य की मुहिम योग अपनाओ कोरोना भगाओ योग व स्वास्थ्य इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन अलग अलग रोगों से संबंधित योगाभ्यासों को, यौगिक क्रियाओं को, घरेलू प्रयोगों को जान रहे हैं। और इसी के अंतर्गत जैसा कि हमने आज का दिन निश्चित कर रखा था, युवाओं के लिए योग, युवक युवतियों के लिए योग, शक्ति बढ़ाओ कोरोना भगाओ, ये हमारे शीर्षक है आज के कार्यक्रम का। और ये सत्य भी है, जिसके भीतर शक्ति होगी, जिसके भीतर वाइटल फोर्स होगा अच्छा, जिसके भीतर रेजिस्टेंस पावर अच्छा होगा, जिसके भीतर इम्यूनिटी अच्छी होगी, किसी भी नाम से कह दो, वो व्यक्ति अगर किसी वायरस के प्रकोप में आ भी जाता है तो बहुत जल्द रिकवर भी हो जाता है। लेकिन जिसके भीतर शक्ति नहीं है, शक्ति बहुत कम है, उस व्यक्ति की बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए आज का हम कार्यक्रम शक्ति बढ़ाने के लिए ही लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में हम युवक युवतियों के लिए योगाभ्यास क्या होना चाहिए, जो 20 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, जिनकी हाइट ठीक ठाक हो चुकी है, जिनकी हाइट अभी बढ़ने की इच्छा नहीं है, बढ़ाने की, कि हाँ अब मेरी हाइट बिल्कुल ठीक हो गई है, तो उन लोगों को कैसे अभ्यास करने चाहिए। क्योंकि हर युवक युवती का अच्छा सपना होता है, इच्छा होती है कि मेरा एक शरीर आकर्षक हो, अच्छा हो, शेप में हो और स्वस्थ भी हो। ऐसा नहीं हो कि स्वस्थ ना हो। तो हम आज के इस कार्यक्रम को युवक युवतियों के लिए ही विशेष रूप से रख रहे हैं। हमारे साथ में बहुत सारे लोग दर्शकों के रूप में जुड़े हैं और इन दर्शकों का सबका आज के कार्यक्रम में सबका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम मंत्र पाठ करेंगे। गहरे लंबे श्वास भरें। फिर से श्वास भरेंगे। फिर से एक बार श्वास भरें। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहम् आदित्यैरुतविश्वदेवैः। अहं मित्रावरुणो भाभिवर्म्यहम् इन्द्राग्निम् अहम् अश्विनो भा। अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवाहु। अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। युवक युवतियों के लिए योग, जो लोग पूरे ठीक ठाक से स्वस्थ हैं, जिनके शरीर में कुछ शक्ति बनी हुई है, वे लोग योगाभ्यास में क्या चीज़ें करें जिससे कि शरीर की शक्ति और बढ़ जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, शक्तियों का संचय करें और अपने शरीर की स्थिति ऐसी बनाएं कि रोगों की चपेट में न आ सकें हम। तो सबसे पहले हम पारंपरिक व्यायामों को देखते हैं। तो पारंपरिक व्यायामों में हम दंड और बैठक का अभ्यास देखेंगे। जो युवा पुरुष हैं उन लोगों को तो विशेष रूप से इसका अभ्यास रोज़ करना चाहिए। जो स्त्रियां हैं वे भी कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार आदि बने हुए हैं, उनका अभ्यास उनको करना चाहिए। आसनों का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषों के लिए दंड बैठकों का अभ्यास। तो इसमें बैठने की स्थिति पहले हम देख लेते हैं। तो बैठने की स्थिति हमारी जो है वो ऐसी होनी चाहिए। इसको कहते हैं विश्राम, विश्राम की स्थिति। और फिर होती है तैयारी की स्थिति, ऐसे, इसको कहते हैं तैयारी की स्थिति। इसमें एड़ियाँ ज़मीन से लग जाती हैं और करीब करीब पैर पास में ही रहते हैं। फिर से विश्राम। तो तैयारी की और विश्राम की ये दो स्थितियाँ हमने देखी।
ये तैयार, ये विश्राम। लगभग कोई सा भी दंड लगाएंगे हमें तैयारी की स्थिति में आना ही होगा। तो सबसे पहला दंड बैठकों का एक नियम जान लेते हैं। जितना हमारे भीतर बल होता है उसका आधा ही व्यायाम, उसके आधे ही दंड बैठक लगाए जाते हैं। यदि 100 का बल है, 100 लगाने जितना है तो 50 लगाए जाने चाहिए। बैठकों का एक नियम है, जितने दंड लगाएं उसकी आधी बैठकें लगानी चाहिए। हाथों को उतना ही खोलें जितनी चौड़ी है हमारी छाती, जितना चौड़ा हमारा सीना उतना ही हाथों को खोलें। शरीर को ऐसा रखें कि श्वास अंदर भरी हुई हो, उसके बाद दंड लगाएं। और वापस जब आएँ तो दंड को छोड़ने के बाद आपको श्वास को भी बाहर छोड़ देना। ऐसा करेंगे तो कम दंड लगा करके ही हमारा शरीर अच्छा बन सकता है। दंड बैठकें लगाने से हमारी हड्डियां बड़ी अच्छी मजबूत हो जाती हैं। दंडों को लगाने से नाभि के ऊपर का पूरा भाग, वक्षस्थल का, ये बड़ा अच्छा मजबूत हो जाता है और भुजाएं अच्छी हो जाती हैं। और ऐसी प्रकार से बैठकों से हमारे जंघाएं, हमारी पिंडलियां और हमारे पैरों की मांसपेशियां ये अच्छी, आकर्षक और सुंदर हो जाती हैं, मजबूत तो हो ही जाती हैं। तो ये दंड और बैठकों का विशेष अभ्यास है। आज का कार्यक्रम आप सबके लिए विशेष है और इसको ध्यानपूर्वक आप देखें भी, सावधानियां बता रहे हैं उसके साथ करें भी। युवक युवतियां लोग, आप सबका, दर्शकों का स्वागत है। बहुत सारे दर्शकों के इसमें लाइक और कमेंट आ रहे हैं, आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। तो सबसे पहला दंड बैठकों का अभ्यास। ऐसा नहीं है जो व्यक्ति युवा नहीं है वे ना कर सकता, बिल्कुल वो भी कर सकता है, लेकिन उसकी शरीर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हाँ हम कर रहे हैं। 2-2, 5-5 दंड वे भी लगा सकते हैं। ज़्यादा समस्या उनके शरीर में नहीं होनी चाहिए, तब जाके कर सकते हैं। और पहला दंड, इसमें हम 10 तो दंड सीखेंगे और 8-7 बैठकें सीखेंगे। श्वास पूरा भरें और अंदर रोकें। साधारण दंड पहला नंबर, दंड संख्या 1, 2, 3, ये वापस 3 की गिनती में हमने दंड संख्या 1 को किया। इसको कहते हैं साधारण दंड। अब इसको 3 से 4 बार लगा रहे हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, श्वास बाहर, फिर से श्वास भरें, 1, 2, 3, श्वास बाहर, फिर से श्वास भरें, 1, 2, 3, श्वास बाहर, विश्राम। ये दंड संख्या 1 है, इसको साधारण दंड कहते हैं। इसको 1-1, 2-2 बार पहले दिन लगा देना चाहिए। हर दंड को हम 1-1 बार, 2-2 बार लगा सकते हैं शुरू के दिनों में, नहीं तो फिर यहाँ पर मांसपेशियों में दर्द होता है 1-2 दिन तक। तो दंड बैठकों में दूसरे दंड में आते हैं। प्रारंभ में बहुत सारे दंड शुरू नहीं करने चाहिए। बहुत सारे का मतलब एक ही दिन में आपने 100 लगा दिए, दूसरे दिन कुछ नहीं लगा रहे हैं, या दूसरे दिन 5-10 लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रारंभ में आप 10-15 से शुरू करें, 5-7 से शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाते बढ़ाते आप 15, 20, 25 जैसा शक्ति सामर्थ्य हो तो 50-50, 100-100 भी लगा सकते हैं। तो वो आपके शरीर के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। आप रोज़ नियम पूर्वक निश्चित समय पर निश्चित मात्रा में यदि लगाएंगे तो इसका परिणाम बड़ा अच्छा आएगा। दंडों का एक नियम और होता है, सूर्योदय से पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि इनमें बल बहुत लगता है। तो सूर्योदय के बाद हमारी ऊर्जा जो है ज़्यादा क्षय होती है, तो हमें थकान हो जाती है। इसीलिए सूर्योदय से पहले दंडों का अभ्यास, बैठकों का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो दूसरा दंड हम लगा रहे हैं जिसको हम सर्प दंड कहते हैं। तो सर्प दंड के लिए श्वास पूरा अंदर, 1, 2, 1, 2, 1, 2, वापस, फिर से श्वास भरें, श्वास बाहर, फिर से श्वास भरें, ऐसे दंड संख्या 2 जिसको सर्प दंड कहते हैं। तीसरी वक्ष विकासक दंड।
अब वक्ष विकासक दंड में दोनों हाथों को ऐसे चौड़ा कर लें, साइड में कर लेंगे। जितनी चौड़ी छाती उतना ही खोलेंगे, इतना कम भी नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर से तैयारी की स्थिति, श्वास पूरा भरें। युवाओं का सबका सपना होता है कि मेरी चौड़ी छाती हो, तो 3 नंबर दंड से, विशेषकर इसके अभ्यास से हमारी छाती की चौड़ाई बढ़ जाती। तो ये दंड संख्या 3 हो गया। 4 नंबर दंड में राममूर्ति दंड है। राममूर्ति एक हमारे भारत देश के एक पहलवान थे, और उस पहलवान में इतना बल था, इतना अधिक बल था, जो व्यक्ति सुमो पहलवान को मार सकता है, तो आप अनुमान लगाएं कि कितना बल रहा होगा। और बहुत पुरानी बात नहीं है, 100-150 साल पहले की बात है, उसके बाद की बात है, बल्कि 101 साल हुए होंगे मुश्किल से, 100-125। राममूर्ति पहलवान में इतना बल था, अपने बाल्यकाल में वो स्कूल में जब पढ़ता था तो बहुत अधिक कमज़ोर था, और सब लोग उसको चिढ़ाते थे बच्चे। फिर उसने व्यायाम करना शुरू किया, और वो इतना बलवान हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन किया और व्यायाम किया, इतना बलवान हो गया कि भारत के पहलवानों में उसका नाम गिना जाने लगा, और विदेश तक भी उसकी ख्याति होने लग गई। और इतना बलवान था कि सुमो पहलवान से उसका द्वंद्व कराया गया। 3-3 पंच का द्वंद्व था, लड़ाई थी। 3 पंच पहले सुमो पहलवान ने राममूर्ति के मार दिए, वो झेल गया। लेकिन जब 1 पंच मारा राममूर्ति ने, सुमो पहलवान कभी उठा ही नहीं, मर गया। और आज भी 2 पंच हम भारत वाले सुमो वाले देश से मांगते हैं। इतना बलवान व्यक्ति था, अपनी छाती पर बड़े बड़े वजन को उठा करके कैसे झेलता था। एक व्यक्ति इतना बलवान हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। और उस व्यक्ति को एक बार षड्यंत्र करके किन्हीं लोगों ने कि वहाँ पर पहलवान की से आपकी जो है कुश्ती होगी, उसमें उसको आपको हराना है, ऐसे आप उसको शेर के पिंजड़े में डाल दिया। और शेर के पिंजड़े में डालने के बाद व्यवस्थापक वहाँ से गायब हो गए, और उस गेट को बंद करवा दिया। गेट बंद करवाने के बाद वहाँ पर बब्बर शेर आ गया, और बब्बर शेर आकर के 10-15 सेकंड के बाद तो राममूर्ति जी ने ऐसे सलाखों को मोड़ते हुए बाहर आए और बोले, जी तुम्हारा शेर वहाँ पर चित्त पड़ा हुआ है। ऐसे पहलवान हुए। बाद में जाके देखा उन लोगों ने तो शेर का जबड़ा चिरा हुआ था, शेर का पेट चिरा हुआ था। ये दंड बैठकों के कारण से राममूर्ति जी अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि दंड बैठकों में विशेष रूप से ये जो चौथी बैठक दंड है, इसकी वजह से, और ऐसे ही चौथी 5वीं बैठक जो है राममूर्ति बैठक भी आएगी, उसकी वजह से मेरे शरीर में बल बहुत अधिक हो गया। और बोले मैंने प्राणायाम भी बहुत किया, उसके अलावा मैंने डंबल भी बहुत चलाया, लेकिन डंबलों से मेरे शरीर में कोई विशेष बल का संचार नहीं हुआ। तो पारंपरिक व्यायामों को उन्होंने महत्व दिया है, प्राणायाम को दिया है। तो हम आज अब फिर चौथी दंड के रूप में राममूर्ति दंड को देख रहे हैं। तो राममूर्ति दंड के लिए बिल्कुल तैयारी की स्थिति, हाथों की उंगलियों को बिल्कुल पास में करें, उतने ही हाथों को खोलें जितना चौड़ा हमारा सीना। श्वास पूरा अंदर भर लेंगे। पहले एक बार देख लें, फिर करेंगे दूसरी बार। ऐसे राममूर्ति दंड धीरे धीरे जाते हैं, बिना रुके वापस धीरे धीरे ही आते हैं। ये दूसरी बार हम कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ में करें। हमारे बहुत सारे दर्शक, अलका जी, मनीष जी, शेखर जी, गौतम जी, सभी का अभिनंदन इस लाइव कार्यक्रम में। श्वास पूरा भर लेंगे।
ये राम मूर्ति दंड हुआ। पांचवा दंड हनुमान दंड। एक पैर को उसी हाथ के पास में लाएंगे। श्वास अंदर, 1 2 दंड लगाएं, 3 में वापस श्वास बाहर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। विश्राम। जब थक जाए तो अपने पसीने को हम पोंछ लें। अच्छे ढंग से पसीना हमारा पहुंच जाना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। ये हम आपको रोज़ इस बात को बताते हैं। प्राय युवा एक गलती करते हैं जिससे उनकी शरीर की शक्ति कम हो जाती है। क्या गलती करते हैं? अपने वेगों को रोक लेते हैं। प्राकृतिक वेगों को कभी ना रोकें। वेग रोध से बचें। अधारणीय वेगों को कभी धारण ना करें, नहीं तो उनके शरीर की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। एक होता है शौच का, मल का वेग। दूसरा होता है मूत्र का वेग। तीसरा होता है छींक का वेग। चौथा होता है उबकाई का वेग, जिसको उबासी भी कहते हैं। पांचवा होता है वमन का वेग। छठा होता है जिसको हम हंसी कहते हैं, हंसी का वेग। सातवां होता है रोने का, रुदन का वेग। नौवां होता है भूख का वेग। 10वां होता है प्यास का वेग। और 11वां होता है काम का वेग, वीर्य का वेग। ये 11 प्रकार के वेगों को कभी ना रोकें। और इन वेगों को जो व्यक्ति रोकता है उसका संबंधित अंग, उसकी शक्तियाँ कम पड़ जाती है और फिर वो जवानी में ही बीमार पड़ जाता है। इस बात को विशेष रूप से सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वेगों को हमें निवृत्त करना है तो तत्काल उस वेग को बाहर निवृत्ति देवें। मल का, मूत्र का, छींक का, वमन का, उबकाई का, और जिसको हम हंसी, रोना, भूख, प्यास और वीर्य, इस प्रकार के इन समस्त वेगों को आपको कभी नहीं रोकना है। जब भी आपको ये नेचुरल कॉल्स हों उनको तुरंत आपको रिलीज़ करना है। अधारणीय वेग के साथ धारणीय वेग भी हैं जिनको वास्तव में रोकना है। वो है मानसिक वेग, जिसमें आपको क्रोध पर कंट्रोल करना है, उसको रोक के रखना है। वाणी से गलत बोलने की इच्छा हो रही है तो उसको रोक के रखना है। ये धारणीय वेग है, और भी बहुत सारे। तो ये आपको अधारणीय वेग 11 की संख्या में आपको गिनाए। अब हम छठी दंड में चलते हैं। तो छठे दंड को करने के लिए पार्श्व दंड है। पार्श्व दंड ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा तिरछा, तभी आपको दिखाई देगा। ये पार्श्व का मतलब साइड। श्वास पूरा भरे, एक तरफ ऐसे पैर को निकालें, दंड लगाए, 3 में वापस आ जाए, फिर से श्वास बाहर, फिर श्वास भरें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये पार्श्व दंड। अब है वृश्चिक दंड। बिच्छू के नाम से बनी हुई दंड वृश्चिक दंड है। तो वृश्चिक दंड कैसे होगी? 2 दंडे हैं, तो 7 और 8। इस पर वृश्चिक दंड संख्या 1 और वृश्चिक दंड संख्या 2, ये 2 दंडे आएंगी। कैसे आएंगी? पहला श्वास पूरा भरें, 1 2 3, श्वास बाहर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, श्वास पूरा भर के, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2
3। ये वृश्चिक दंड संख्या 1, 7वीं नंबर दंड है। लंबे लंबे श्वास भरें। जब बहुत थक जाएं तो रिलैक्स हो जाया करें, परेशान नहीं होना, अतिक्रमण नहीं करना शक्ति का। शक्ति का अतिक्रमण करेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, फिर आपको आराम करना पड़ेगा 5-10 मिनट। इसीलिए आपको शक्ति का अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करना। लंबे लंबे श्वास भरें। ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जिससे कि उनको पता लगे कि आराम भी किया जाता है। हम तो बहुत सारे दंड पहले ही लगा देंगे 100 के करीब। ऐसे फिर हम वृश्चिक दंड संख्या 2, जिसको हम 8वें नंबर दंड के रूप में देख रहे हैं, उस दंड को कर रहे हैं। तो वृश्चिक दंड संख्या 2 में एक पैर पलट करके दूसरे तरफ लग जाता है। श्वास पूरा भर के रखें। 1 2 3 श्वास भरें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वापस। ये हो गया हमारा वृश्चिक दंड संख्या 2 और दंड संख्या 8। अब हम 9वें नंबर दंड में आएंगे। इसको कहते हैं चक्र दंड। चक्र दंड के लिए ऐसे पैर निकाल देते हैं साइड, राइट। श्वास अंदर भर लेवे, धीरे धीरे ऐसे इस हाथ के नीचे से, फिर इस हाथ के नीचे से, फिर इस पैर के नीचे से, और फिर ऐसे दंड लगाएं और वापस आ जाए। दूसरे पैर को बाहर निकाल। पहले आपको समझा देते हैं, फिर इस माइक को हटा करके आपको करके बताएंगे। एक पैर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर पूरा घुमा करके दंड लगाएं और फिर वापस आ जाए। ऐसे लगा सकते हैं। अब आपको बिना माइक के समझा रहे हैं, आप केवल देख लीजिएगा, आवाज़ नहीं आएगी। ये है चक्र दंड। श्वास भरते, श्वास छोड़ते हुए इस चक्र दंड का अभ्यास हमें करना चाहिए। रोज, प्रतिदिन जब भी दंड कर रहे हैं, आपको दंड का अभ्यास में चक्र दंड को जरूर शामिल करना है। ये हो गए 9। 10वां दंड मिश्र दंड। मिश्र दंड के लिए पहले दंड को स्पीड से करते हैं, उसी में विश्राम, उसी में सावधान, उसी में तैयारी, उसी में विश्राम। कैसे? श्वास भर के, श्वास भरे, श्वास छोड़े। ये मिश्र दंड संख्या 10। ये 10वें दंड को हमने पूरा कर लिया। अब करेंगे विश्राम, लंबे लंबे श्वास, और पसीना आ जाए तो पोंछ लेंगे। ये हमारे कार्यक्रम में जितने भी दर्शक जुड़ते हैं, वो सब धीरे धीरे इस सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं। और जो लोग नए हैं, उन लोगों को ABCD से सीखने को मिल रहा है। तो स्वामी न्यूज़ की इस पहल के लिए इसी स्वामी न्यूज़ का ही बारंबार धन्यवाद है, जिससे कि अजमेर की जनता और स्वामी न्यूज़ कहीं तक भी जा रहा है, वो सभी लाभान्वित हो रहे हैं।
ऐसे लंबे लंबे श्वास। फिर बैठकों का अभ्यास करते हैं। बैठकें कैसे की जाती? दोनों पैरों में फासला कितना, 4-6 इंच का। पैर समानांतर रखेंगे, समानांतर यानी कि आपको पैरेलल रखने, ऐसे नहीं रखना, ऐसे भी नहीं रखना, बिल्कुल समानांतर। 7 बैठकें, 10 दंड और 7 बैठकें। तो 7 बैठकों में सबसे पहली है साधारण बैठक। तो साधारण बैठक के लिए हाथों को सामने, आप चाहें तो खोल के रख सकते हैं, आप चाहें तो मुट्ठी बंद करके। मुट्ठी बंद करके ज़्यादा अच्छे ढंग से होता है। तो श्वास अंदर और ऐसे पंजों के बल शरीर, और फिर वापस, फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ के वापस। मन टिका हुआ रहेगा हमारे जंघाओं पर, ऐसे यहाँ टिका रहेगा, पिंडलियों पर, घुटनों पर, ये मजबूत बन रही हैं। ऐसा मन हमारा टिका हुआ होना चाहिए। इसको पहली बैठक साधारण बैठक कहते हैं। दूसरी बैठक पहलवानी बैठक। तो पहलवानी बैठक के लिए भी पैरों में थोड़ा सा फासला बढ़ा देते हैं। श्वास पूरा भरते हैं, 1 2 3 वापस, श्वास बाहर छोड़ देंगे, 1 2 3 वापस। इसको तेज भी कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 वापस, 1 2 3 वापस, 1 2 3 वापस। ऐसे दूसरी नंबर बैठक, जैसे 3 बार दंड हम लगाते थे, सर्प दंड 3 बार यूँ लगाते थे, ऐसे ही दूसरे नंबर की जो बैठक है इसमें भी 3 बार लगाते हैं, तो बैठक संख्या 2 हो जाती है। अब है आगे कूदने वाली बैठक। तो हम आगे से भी देख लेते हैं, साइड से भी देख लेंगे। श्वास पूरा भरे, 1, श्वास बाहर 2, 1 2 1 2, साइड से देख लेते हैं, 1 2 1 2, ऐसे ही कूद बैठक है। चौथी बैठक अर्ध बैठक है। अर्ध बैठक कैसी? श्वास भरें, सब में पैर ऐसे ही रखने, थोड़ा झुकें, थोड़ी देर रुकें, घुटनों भुजंगाओं पर अपने मन को टिकाएं, अनुभव करें उनके व्यायाम को। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं, फिर से श्वास भरें। चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए, हम सरलता को न खोएं, जितना हो उतना करें, ज़रूरी नहीं ज़बरदस्ती करें, लेकिन अपनी सहजता को बिल्कुल नहीं खोना। ये हो गई 4। इसको अर्ध साधारण बैठक क्या कहते हैं? बैठक कहते हैं। 5 नंबर में राम मूर्ति बैठक। जैसे 4 नंबर में दंड था राम मूर्ति, ऐसे ही 5 नंबर में राम मूर्ति बैठक है। श्वास पूरा भर लेंगे, भरते भरते हाथों को आगे, पैरों को ऐसे उठाएं, फिर धीरे धीरे थोड़ा झुकें, वहीं रुकें और धीरे से ही वापस वापस आ जाए। रिदमिक प्रैक्टिस है, जैसे गए थे वैसे ही वापस। इसको और धीरे धीरे कर लेते हैं। श्वास अंदर ही रोक कर रखें। पाँच, ये राम मूर्ति बैठक। अब हम चलेंगे 6 और 7, बैठक संख्या 6 को और 7 को ढूंढने करने के लिए। जिनके पसीना आ गया वो पहुँच ले, अच्छे ढंग से पहुँचे। पसीना आना स्वाभाविक है, नहीं आना अस्वाभाविक है। 6ठी बैठक हनुमान और 7वीं बैठक हनुमान, बैठक संख्या 2। 7 बैठकें आज हम सीख लेंगे। हम अपने हाथों को हनुमान जी की तरह से ऐसे रखें, श्वास पूरा भर के एक तरफ ऐसे झुके, श्वास छोड़ के वापस आ जाए। पूरा ये जंघा जो है ऐसे नीचे जाएगी और घुटने से ऐसे मुड़ेगा, पिंडलियाँ टाइट होंगी, जंघा भी कसी हुई होगी, पैर भी जमा हुआ होगा।
श्वास छोड़ के वापस। सात, हनुमान बैठक संख्या 2। श्वास पूरा भरें, आगे पूरा जाएं। इस पैर को उठाना नहीं है, सारा जोर इसी पर। दूसरा सीधा रखें, सामने देखें, कमर सीधी। श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ के वापस आ जाए। फिर श्वास भरें दूसरी तरफ से। फिर से श्वास भरें। युवक युवतियों के लिए योगाभ्यास भाग 1 आज है, भाग 2 हम कल देखेंगे। इस कार्यक्रम का एक भाग कल भी हम रखेंगे। इस तरह से हमारा दंड बैठकों का अभ्यास पूरा हुआ। दंडों के बाद यहाँ के भाग को सहलाएं, ऐसे सहलाएं। भुजाओं को, कंधों के पीछे के भाग को, कमर को, पीठ को, पूरे शरीर को ऐसे हल्का हल्का सहला लें। कोशिश करें इन व्यायामों में कपड़े कम से कम पहना जाएं। फिर बैठकों के बाद ऐसे जंघाओं को, पिंडलियों को, पैरों को सबकी हल्की हल्की मसाज करें, सहलाएं। और दंड बैठकों के अभ्यास के बाद तुरंत बैठना नहीं चाहिए, तुरंत बैठना ही नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? टहलना चाहिए, हल्का हल्का ऐसे टहलें, धीरे धीरे ऐसे टहलें, ऐसे टहलना चाहिए। तुरंत बैठना बिल्कुल गलत है। तुरंत कुछ खाना भी नहीं चाहिए। तुरंत बैठना गलत है। दंड बैठकों के बाद तुरंत खाना भी नहीं चाहिए, तुरंत नहाना भी नहीं चाहिए। शरीर जब तक सामान्य न हो जाए तब तक आपको ऐसे टहलना है 5 से 10 मिनट। 5 मिनट तो कम से कम टहलें ऐसे। दंड बैठकों के बाद ना सोना चाहिए तुरंत, ना ही तुरंत आपको नींद निकालनी चाहिए, ना ही तुरंत भोजन करना चाहिए, ना ही तुरंत नहाना चाहिए। आपको ये सब काम तुरंत नहीं करने। इस तरह से दंड बैठकों का अभ्यास भी हमने किया और इस अभ्यास के बाद नियम पूर्वक वापस बैठ जाते हैं और वापस बैठ करके अपने इस आसन में फिर आ जाए। आज का कार्यक्रम हमारा युवक युवतियों के लिए योग से शक्ति बढ़ाएं, कोरोना भगाएं, इस शीर्षक से चल रहा है। अब बैठ कर के कुछ आसन हमें करने चाहिए। युवक युवतियों को तो विशेषकर कठिन आसनों का अभ्यास करना ही चाहिए। तो कैसे किए जा सकते हैं? ऐसे पद्मासन यदि लग जाए तो अच्छी बात है, लग जाए तो इस उत्थित पद्मासन, इससे शक्ति बहुत बढ़ जाती है। श्वास पूरा भर के ऐसे भुजाओं कोहनियों तक उठा लें। शुरू में हाथ कांपेंगे, आधा 1 मिनट नहीं रुक पाएंगे आप, लेकिन रुक तो जाएंगे। प्रयास करेंगे, आधे से 1 मिनट भी आप रुक सकते हैं। जिनको भूख नहीं लगती उनके भूख लगने लगेगी और बहुत ज़ोरदार लगने लगेगी। इसका दूसरा अभ्यास, ऐसे अंदर से हाथों को डाल करके उत्थित पद्मासन को हम कर रहे हैं। श्वास पूरा भरे, पूरा श्वास भर के ऐसे उठाएं। थोड़ी देर लगेगी आपको बैलेंस बनाने में और फिर ऐसे बैलेंस से बन जाएगा, अच्छा आसन टिक जाएगा। इसको भी लंबे समय तक आप अभ्यास कर सकते हैं, आधे 1-1 मिनट तक अच्छे ढंग से। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर ये काफ़ी देर तक रोका जा सकता है। इससे भी भुजाओं में, कंधों में बल का संचार होता है, वृद्धि होती है। ये हो गया हमारा उत्थित पद्मासन। फिर हम सर्वांगासन, शीर्षासन, इन सब प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। युवाओं को दंड बैठक के अलावा भूमि नमस्कार भी करना चाहिए। भूमि नमस्कार कल हम कुछ बचे हुए भाग को भी हम देखेंगे, सीखेंगे। शीर्षासन, सर्वांगासन,
चक्रासन, ये सब प्रैक्टिस युवक युवतियों को करने ही चाहिए। धातु रोग जितने भी हैं वो सब ठीक हो जाएंगे इन शीर्षासन सर्वांगासन से। ये सर्वांगासन, श्वासें सामान्य, अपने पैरों के अंगूठों के नाखूनों को देखते रहें, बिल्कुल 90 डिग्री तक। इसको अंदर नहीं दबाना, ऐसे बिल्कुल सीधा रखें, ये सीधा। श्वास बाहर और हलासन, पूरा पीछे लगाएं बिना घुटनों को मोड़े। थायराइड के लिए विशेष अभ्यास है, बच्चों की हाइट के लिए भी विशेष अभ्यास, और युवक युवतियों के शरीर की शक्ति का विकास करेगा, पेट को अच्छा बनाएगा, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाएगा। कोशिश करें यूँ ज़मीन से लग जाए। फिर सामान्य होते हुए श्वास भरते हुए वापस, इसको श्वास बाहर छोड़ने के बाद ऐसे ले जाते हैं और श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं, और धीरे धीरे ही ऐसे शरीर को नीचे कर देते। पद्मासन केवल ज़मीन पर नहीं लगता, आकाश में भी लग जाता है, सर्वांगासन में, शीर्षासन में भी लग जाता है। ये सर्वांगासन, ये पद्मासन लग गया ऐसे। फिर चक्रासन का अभ्यास करना चाहिए युवाओं को, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे लगा के श्वास भर के, और पूरा श्वास भर के ऐसे उठा लेना चाहिए और लगातार खींचें, शरीर खिंचा हुआ रहे, गर्दन नीचे लटकी हुई रहे। ये चक्रासन। शीर्षासन भी किया जा सकता है, जिनका शरीर अच्छा तैयार हो चुका है, बैलेंस बन चुका है वे, और जिनका बैलेंस अभी नहीं बना है वे लोग ऐसे पहले सहारे से करना, दीवार के सहारे से। फिर जब धीरे धीरे दीवार के सहारे से आपका ठीक हो जाए, फिर आपको बिना सहारे से भी कर सकते ऐसे। फिर वापस आ जाए, ऐसे धीरे धीरे से आप बिना सहारे के भी कर सकते हैं। सहारा और बिना सहारा, पहले आप गद्दे को या कपड़े को रिंग रख के कर सकते हैं चाहें तो, नहीं तो हमने तो ऐसे ही किया था, ज़मीन से ही शुरू किया था और आज आपके सामने लगा लिया। ऐसे हम शीर्षासन को, शीर्ष पद्मासन को, सर्वांगासन को, पद्म सर्वांगासन या सर्वांग पद्मासन को, इन सब के अभ्यास को रोज़ कर सकते हैं, करना ही चाहिए। और यदि करेंगे तो हमारा अच्छा अभ्यास युवावस्था में हो जाएगा, तो हमारे को शरीर बड़ी उम्र में परेशान नहीं करेगा। ये ध्यान रखना सभी। विशेष कार्यक्रम आज का हमारा। अब इसमें प्राणायाम भी अच्छे ढंग से कर लेना चाहिए, प्राणायाम भी पूरा हो, व्यायाम भी पूरे हों, हमारा सॉफ्टवेयर भी अच्छा होगा, हमारा हार्डवेयर भी अच्छा होगा। श्वास भरते हुए भस्त्रिका, लंबे लंबे श्वास प्रश्वास भरते और छोड़ते रहे। युवाओं के भीतर तांडव मचना चाहिए। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा भाल तेरी, भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा, शक्ति
शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। डर से बचें, तनाव से बचें और अपने भीतर की शक्तियों को योग से उत्पन्न करें, जगाएं। ये हैं तो सही, अभी टैलेंट है तो सही, साइलेंट है। इन पावर्स को साइलेंट मोड से हटा करके इनको जगाएं, अवेक करें, अवेयर करें, अलर्ट करें, अपने आप को, शक्तियों को जगा करके फिर से एक शक्तिशाली अपनी शक्तियां, जैसे हनुमान जी भूल गए थे, ऐसे भी और समय समय पर विद्वान लोग भूलें अपनी शक्तियां, फिर उनको जगाने वाले लोग मिले। तो इसलिए हम अपनी शक्तियों को जगाएं, योग से जगाएं, योग जगाएगा हमारी शक्तियों को। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम्, चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगद् धगद् धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति, प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी, निरुद्ध दुर्धरा पदे क्वचिद् दिगंबरे मनो, विनोद मेतु वस्तुनि, जटा भुजंग पिंगलत फुरत्फणामणि प्रभा, कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे, मदान्ध सिंधुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे, मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि, सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर, प्रसून धूल धोरिणीं विधूसरांघ्रिपीठभु, भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक, श्रियै चिराय दायतां चकोर बंधु शेखर, प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा, वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम, स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं, गजच्छिदांत कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे, अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी, रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम, स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं, गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे, जयत्वद भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वेश, द्विनिर्गमत्करस्फुरत् करालभालव्यवाट्, धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदंगतुंगमंगल, ध्वनिक्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडव शिव, प्रचंड तांडव शिव, प्रचंड तांडव शिव। तो ये हमारा शिव तांडव स्तोत्र का कुछ भाग सुनाया, पूरा तो बहुत बड़ा है, आज आपको थोड़ा सा सुनाया जिससे कि हमारे भीतर फिर से प्राणों का संचार हो सके। कई सारे युवा ऐसे हैं कि इनके भीतर उत्साह ही नहीं है। उत्साह बढ़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, इनको सप्त धातु कहते हैं, वैसे 8वीं भी हैं, लेकिन 7 धातुएं मुख्य रूप से हैं, जिनको हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। पुरुषों में ये शुक्र वीर्य के नाम से, सीमन के नाम से होता है, और स्त्रियों में ये ओज, स्त्रियों में ये रज के नाम से होता है, और इसी को अंग्रेजी भाषा में ओवम कहते हैं। तो ये 7 धातुओं को आपको अच्छा मजबूत रखना है। वो योग से होंगी, दंड बैठकों से होंगी, प्राणायाम से होंगी, बाह्य प्राणायाम करना चाहिए युवकों को। तो ये 7वीं धातु आपकी अच्छी हो जाएगी, इसकी रक्षा करें। वीर्य की रक्षा का मतलब ब्रह्मचर्य, और जो ब्रह्मचारी उसके पास सारी समृद्धियां हो जाएंगी, उसके पास शारीरिक समृद्धि, बौद्धिक संपदा और सब कुछ धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा। वो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, जो वो चाहता है सपने सब पूरे हो जाएंगे जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्म का आचरण करना, परमात्मा में व्यक्ति को परमात्मा के आदेशों का पालन करना चाहिए, उसकी स्मृति सदा यहाँ रहनी चाहिए, और ब्रह्मणि चरति इति, विद्या का अध्ययन करने में अपने मस्तिष्क को लगाना चाहिए, मन को लगाना चाहिए। और तीसरा ब्रह्मचर्य का अर्थ है वीर्य की रक्षा करना। तो युवक युवतियों का ये कर्तव्य है कि अपने इस 7वीं धातु की रक्षा करें, इसको बाहर ना निकलने दें, इसको सुरक्षित रखें और बल्कि इसको ऊपर चढ़ाएं। और
ऊपर कैसे चढ़ेगी? प्राणायाम से चढ़ेगी, बाह्य प्राणायाम। श्वास को पूरा बाहर छोड़ें और बाहर ही रोकें। मलमूत्र के द्वार को अंदर खींचें, पेट को अंदर चिपकाएं और ठोड़ी को यहाँ कंठकूप पे लगाएं। यथा सामर्थ्य बाहर रोक कर रखें। जब आपका सामर्थ्य पूरा हो जाए तो तीनों बंधों को छोड़कर श्वास भर लें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें अधिकतम समय तक अंदर रोकने का। जब हमारा सामर्थ्य पूरा हो जाए तो उस श्वास को भर के और तीनों बंधों को छोड़ दें। फिर से श्वास और भरें, फिर श्वास बाहर, अभी और अच्छा कैसे हो सकता है? दोनों पैरों को ऐसे सामने खोल लें। पहले बाएं वाले पैर की एड़ी को ऐसे बीचों बीच लगाएं। मलमूत्र के द्वार के बीच में थोड़ा सा स्थान खाली होता है, उधर से एक नाड़ी निकलती है, उसको कहते हैं सीवनी नाड़ी। इसको ऐसे लगाते हैं और दूसरे वाले पैर को ऐसे टखने के ऊपर टखना ऐसे लगा देते और इसको अंदर ऐसे फंसा देते और इस अंदर फंसे हुए पैर को इधर से बाहर निकाल देते। एड़ी हमारी मूलेंद्रिय पर होगी, बिल्कुल बीचों बीच लगी हुई होगी। इस स्थिति को कहते हैं सिद्धासन। तो सिद्धासन से मूल बंध लग जाता है। अच्छा, मूल बंध का मतलब होता है मलमूत्र के द्वार को अंदर खींचना। उड्डयन बंध का मतलब होता है पेट को अंदर चिपकाना, सिकोड़ना। और जालंधर बंध का मतलब होता है ये ठोड़ी को यहाँ पर कंठकूप पर यहाँ लगा देना। ये तीन बंध लगते हैं। इसी बंध को, तीनों बंधों को महाबंध कहते हैं और ये तीनों बंध जो हैं महाबंध के रूप में इस बाह्य प्राणायाम में लगते हैं। फिर से हम श्वास भर रहे हैं थोड़ा सा और पूरा बाहर छोड़ दें। तीनों बंद लगाएं। सामर्थ्य पूरा हो जाए तो वापस आ जाए। इसको प्रैक्टिस करते करते आप आधे आधे एक मिनट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास फिर से भरें थोड़ा सा और श्वास पूरा बाहर। रिलैक्स। फिर से श्वास भरें, पूरे श्वास को बाहर। ये बाह्य प्राणायाम। अब इसमें शरीर की शक्तियाँ ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, शरीर को, बुद्धि को, मन को, सबको अच्छा बनाती है। लेकिन इसमें नियम है। क्या नियम है? बाह्य प्राणायाम करने में शक्ति बहुत लगती है, इसलिए दूध जरूर पीना चाहिए, घी जरूर लेना चाहिए और सूखे मेवे, यदि हमारे पास सामर्थ्य है तो सूखे मेवे का भी सेवन करना चाहिए। और क्या शर्तें हैं? इसमें सावधानियां भी हैं। बाह्य प्राणायाम, दंड बैठकों का अभ्यास जो व्यक्ति कर रहा है वो बाहर के फास्ट फूड को, जंक फूड को और बहुत मिर्चियों वाले चीज़ों को, खट्टी, तली, भुनी हुई तमाम तरह की इतनी जो खराब विधियों से बनाई जाती है, इन समस्त चीज़ों का त्याग कर देवे, तब तो ब्रह्मचर्य का पालन हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ें यदि वो छोड़ नहीं रहा
और दंड बैठकें भी लगा रहा है, बाह्य प्राणायाम भी कर रहा है और अच्छी चीज़ें नहीं खा रहा, खराब चीज़ें खा रहा है और विचार भी खराब कर रहा है, तो फिर ऐसा दोनों तरफ, दोनों नाव में पैर रखना संभव नहीं हो पाएगा। फिर व्यक्ति या तो भोगी बनेगा, योगी तो नहीं बन सकता। तो एक बड़ा सुंदर सा भजन है, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। एक होता है भोगी, एक होता है रोगी और एक होता है योगी। अब हमें क्या बनना है ये हमें तय करना है। योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। आज नौजवान नशे बुराइयों में फंस रहे, नौजवान नशे और बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे। उठो जागो योग से, उठो जागो योग से, निरोगी बनो रे, भोगी नहीं भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, हाँ भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। अरे रे रे योगी बनो योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। कल हमने भजन देखा था, तुम करो योग अभ्यास तन मन सुधरेगा, तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा, हाँ सुधरेगा नित सुधरेगा, सुधरेगा नित सुधरेगा। तुम करो हम करें योग अभ्यास जीवन सुधरेगा। कोई गलती हो गई कोई बात नहीं, अब हम सुधर जाएं, अब हम ठीक मार्ग पर आ जाएं, अब अपने मन को संयमित कर लें, अब अपनी वाणी को संयमित करें, अपनी इंद्रियों को संयमित करें। युवा व्यक्ति का ठीक शब्द उल्टा कर लो तो होना चाहिए वायु, वायु की तरह गमन करने वाला, वेग पूर्वक चलने वाला। वायु कभी किसी की सुनती नहीं है, वायु का वेग इतना तेज होता है कि बहुत सारा जो है पार कर जाती है अपनी सीमाओं में रह करके। जब वो पार करना चाहती है तो सबको पार कर जाती है। ऐसे जल का भी वेग बहुत अधिक होता है। तो वायु की तरह से हम युवाओं को संयमित भी रहना है और वेगवान भी रहना है। अब कोई कोई ऐसे भी युवा होते हैं जो जवानी में बुढ़ापे का आनंद उठा रहे होते हैं। कुछ पूछो उनसे, ठीक है चल रहा है, जीवन जी रहे हैं, ठीक है, क्या है, उत्साह ही नहीं है। जीवन में उत्साह पैदा करो। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। अब बंद तूफान को तो आपने पूरा, कई सारे युवक युवतियों ने, सबने तो नहीं, कईयों ने तो युवक युवतियों ने अपने तूफान को ख़त्म कर दिया। कुछ ने चाय पी के, कुछ ने कॉफ़ी पी के, कुछ ने बहुत सारे नशे लेकर के, और कुछ ने ये तूफान वाली चीज़ें, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, थम्स अप, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू और पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी चीज़ें गंदी गंदी पी और अंदर का तूफान ख़त्म हो गया। कैसे हो गया? इनके अंदर होता है एक एस्पर्टेन, उसके अलावा एक इस प्रकार का एसिड होता है जो हार्पिक में भी डाला जाता है। एस्पर्टेन तो सीधा करता है मूत्र नलिका कैंसर। पहले डालते थे इसमें मीठा करने के लिए सैक्रिन डालते थे, इससे पहले शुगर डालते थे, और अब वो एस्पर्टेन डालने लगे। और एक इसमें कम से कम 15 प्रकार के विषैले द्रव्य डालते हैं, जिनमें से एक प्रकार का एसिड होता है जो उसमें हार्पिक में भी डाला जाता है, और उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है 2.4, जितनी मात्रा में आपका कोका कोला में डाला जाता है उतनी मात्रा में ही इसमें हार्पिक में भी डाला जाता है। तो और अंदर जा कर के हड्डियों को पूरा खोखला कर देता है, समस्त अंगों को अंदर से जला भी देता है, खराब करता है, समस्या पैदा करता है धीरे धीरे। ये स्लो पॉइजन है, एक दिन में कुछ नहीं करेगा, लेकिन स्लो पॉइजन है। आपको अगर इसका परिणाम, आपको इसका प्रमाण चाहिए तो एक कोका कोला की बोतल ला करके उसमें अपने टूटे हुए दांत को डाल देना, 7 दिन बाद देखना, 10 दिन बाद आपको दांत नहीं मिलेगा। जबकि दांत आग में जलाने से भी खत्म नहीं होता। जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तब आप देखना जा करके दांत भी रखे रहते हैं, जलने के बाद भी सारा शरीर जल जाता है लेकिन दांत रखे रहते हैं।
ऐसे ही मुस्लिम पद्धति से किसी को गाड़ते हैं कब्रिस्तान में, उसके दांत भी कई कई सालों तक ऐसे ही रखे हुए रहते हैं, उसके दांत भी गलते नहीं, मिट्टी में नहीं जाते। तो इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि दांत हमारे शरीर की बहुत मजबूत चीज़ हुई, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में हमने डाला तो वो भी गल गया, वो भी ख़त्म हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। आप सोच लो अंदर जा कर के क्या हालत करेगी। आर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इतनी सारी हड्डियों की बीमारियां ऐसे बहुत सारी हैं, गाउट, इतनी सारी समस्त बीमारियां धीरे धीरे हमारे शरीर में आती जाएंगी अगर हम कोल्ड ड्रिंक को नहीं छोड़ेंगे। तो कोल्ड ड्रिंक को पीना छोड़ें और अच्छी चीज़ों को पिएं, जूसेस पिएं, फलों के रस पिएं, गन्ने का जूस पिएं, दूध पिएं, अपने हाथ से निकाल करके जूस पिएं, ड्राई फ्रूट्स का शेक बना कर पिएं। आपके सामने इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, आप ज़बरदस्ती ख़राब चीज़ों को क्यों ले रहे हैं? उसकी 1-2 रुपये भी कीमत नहीं है, आप 20-20, 30-30 रुपये में एक बॉटल लेके आते हैं। तो हमारे शरीर का तूफ़ान हमारे अंदर बना हुआ रहेगा। हम चाहे नाटे हैं, चाहे काले हैं, चाहे लंबे हैं, चाहे चौड़े हैं, चाहे पतले दुबले हैं, चाहे मोटे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन हमारी हड्डियाँ, हमारा मेटाबॉलिक रेट, हमारा शरीर का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब अच्छा रहेगा। हमें कैसा भी शरीर मिला हो उसका कोई मैटर नहीं है। आप दंड बैठकों से ठीक ठाक सा बना सकते हैं, सूर्य नमस्कार से ठीक ठाक बना सकते हैं। युवक युवतियों के लिए योगाभ्यास आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने भाग 1 रखा है। कल के कार्यक्रम में हम इसी कार्यक्रम का भाग 2 रखेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होने के कारण से हम 1 घंटे में सारी चीज़ें नहीं बता सकते। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देने का हमारा समय आ गया है। आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे लोग जुड़े, जिसमें रितु जी, गौतम जी और भी बहुत सारे, मनीष जी, अरविंद जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद और आभार करते हुए इस कार्यक्रम को हम पूरा करने की तरफ चलते हैं। और एक्यूप्रेशर का अभ्यास, श्वास पूरा भर के ठहाका 3 बार, ओ फिर से श्वास भर के, ओ फिर से एक बार श्वास भर के, ओ खुश रहें, प्रसन्न रहे, तनाव मुक्त रहे, आनंदित रहे। और जितने आपको योगाभ्यास बताएं ये सब करते रहें तो स्वस्थ रहेंगे अंदर से बाहर से। योगाभ्यास करो, युवावस्था में अपनी शक्तियों को जगाओ और कोरोना जैसे वायरस को भगा दो। वो उसी से भागेगा जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी लड़ने की एंटीबॉडीज़ तैयार हैं। और यदि एंटीबॉडीज़ तैयार नहीं है, वो सारी इन व्यायामों से भी तैयार होंगी। ये ध्यान रखना, एक भी व्यायाम ऐसा नहीं है जो एंटीबॉडीज़ तैयार नहीं करता। आपके शरीर को अंदर से तैयार करता है समस्त रोगों से लड़ने के लिए। ये राइट हैंड है, इस राइट हैंड में ऐसे बीच का, बिल्कुल बीच का बिंदु देखो, कोहनी से लेकर यहाँ तक बीच के बिंदु को ऐसे दबा दिया करें। इससे हमारी वाइटल फोर्स अच्छी, जीवनी शक्ति अच्छी मजबूत हो जाएगी। ऐसे 20 से 25 बार आपको ऐसे दबाना है अच्छे ढंग से, इस अंगूठे से, नाखून नहीं लगे, ऐसे अच्छे ढंग से इसको दबाएं। ये एक ही जगह होती है केवल राइट हैंड में, यहाँ पर इस आर्म में होती है, इस कलाई में होती है। इसको 20 से 25 बार, 50 बार तक हम दबा सकते हैं। इसको हम एक्यूप्रेशर का जीवनी शक्ति वर्धक बिंदु या रिफ्लेक्स पॉइंट या प्रतिबिंब केंद्र कहते हैं। इस तरह से आज के कार्यक्रम को हम हास्यासन के बाद मंत्र पाठ के साथ में पूरा कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। कल इसी कार्यक्रम के भाग 2 में हम फिर से मिलेंगे। सभी 6:30 बजे आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाए। सबको आभार, धन्यवाद, विशेष रूप से स्वामी चैनल का धन्यवाद। ओम।